गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने आदर्शवादी शिक्षा के उद्देश्य पढ़े थे। आज हम उसी के आगे नया टॉपिक शुरू करेंगे, आदर्शवाद तथा पाठ्यक्रम। तो जैसा कि आप सब लोग पूर्व में आप लोगों ने अध्ययन भी किया है कि जो जैसा हमारा समाज का दर्शन होता है उसी के हिसाब से हमारे जीवन के उद्देश्य निर्धारित होते हैं। उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा वैसे ही शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करती है और उन शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वैसा ही पाठ्यक्रम बनाया जाता है। तो जैसा पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था आदर्शवाद तथा शिक्षा के उद्देश्य, तो उसमें हम लोगों ने बालक का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, उच्च नागरिक गुणों का विकास, राज्य के लिए विशेषज्ञों का निर्माण और आध्यात्मिक विकास, ये प्रमुख रूप से शिक्षा के उद्देश्य, आदर्शवादी शिक्षा के उद्देश्य हैं। तो इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम में वैसे ही विषय और वैसी ही पाठ्यगामी क्रियाओं को सम्मिलित किया गया है। इसमें आप ये देखो कि बेशक आदर्शवादियों ने जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य आत्मानुभूति माना है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने पहले बालक के शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास, राज्य के लिए विशेषज्ञों का निर्माण तथा उच्च नागरिक गुणों का विकास और आध्यात्मिक उन्नति, इन सारे गुणों के विकास पर बल दिया है। तो इन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आदर्शवादी पाठ्यक्रम में अगर हम देखते हैं तो उसमें हम देखेंगे कि साहित्यिक विषयों पर ज़्यादा बल दिया गया है और वैज्ञानिक विषयों पर कम बल दिया गया है। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम में जो विषय शामिल किए गए हैं उसमें है भाषा, साहित्य, इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान, शारीरिक विज्ञान, कला, संगीत, नीति शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र, इन सब विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। अब इसके बाद अगले जो बिंदु पर आते हैं वो है आदर्शवाद तथा शिक्षण विधियाँ। तो आप ये देखो कि जैसे पाठ्यक्रम के विषयों की प्रगति होती है उन विषयों को पढ़ाने के लिए वैसी शिक्षण विधियाँ होती हैं। साहित्यिक विषयों को पढ़ाने के लिए अलग शिक्षण विधियाँ होती हैं और वैज्ञानिक विषयों को पढ़ाने की अलग शिक्षण विधियाँ होती हैं। तो उसी हिसाब से अगर आप देखो तो आपको प्राचीन समय की शिक्षण विधियों में और वर्तमान समय की शिक्षण विधियों में यही डिफरेंस दिखाई देगा, क्योंकि प्राचीन समय में साहित्यिक विषयों पर ज़्यादा महत्व दिया जाता था तो उनकी शिक्षण विधियाँ दूसरी तरह की थीं। वर्तमान समय में वैज्ञानिक विषयों पर ज़्यादा बल दिया जाता है तो शिक्षण विधियाँ ज़्यादातर आप देखो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की बात की जाती है, या जिसमें बालक ज़्यादा से ज़्यादा खुद क्रियाएं करके सीखने का अवसर प्राप्त करे, ऐसी शिक्षण विधियों की बात की जाती है। तो हम आदर्शवादी शिक्षण विधियों की अगर बात करें तो उसमें सबसे पहले शिक्षण विधि आती है प्रश्नोत्तर विधि। इस विधि के जो प्रतिपादक माने जाते हैं वो सुकरात माने जाते हैं। प्रश्नोत्तर विधि क्या होती है? प्रश्नोत्तर विधि जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि ऐसी शिक्षण विधि जिसमें पाठ का विकास प्रश्न और उत्तर के माध्यम से किया जाता है, यानी शिक्षक प्रश्न पूछता है, छात्र उसका जवाब देते हैं, उन जवाबों में जो सुधार की गुंजाइश होती है शिक्षक उनमें सुधार करता है। छात्र के मन में कोई शंका आती है तो छात्र शिक्षक से प्रश्न पूछता है, शिक्षक उसके प्रश्न का जवाब देता है और इस तरह से पाठ का विकास निरंतर होता रहता है। तो पहली विधि है प्रश्नोत्तर विधि। दूसरी विधि है संवाद विधि। संवाद विधि के जो प्रतिपादक माने जाते हैं वो प्लेटो माने जाते हैं। संवाद विधि मतलब एक तरह से जिसमें हम संवाद के माध्यम से यानी बातचीत के माध्यम से हम अपने जो मतलब हमारी जिज्ञासाएं हैं उनको हम शांत करते हैं। तो उसमें भी एक तरह से होता है कि गुरु शिष्य मतलब किसी भी एक टॉपिक पर चर्चा करते हैं, संवाद स्थापित करते हैं। तो ये विधि भी प्रमुख रूप से आदर्शवादी शिक्षण विधियों में आती है। इसके बाद है आगमन निगमन विधि। ये इसके जो प्रतिपादक माने जाते हैं वो अरस्तु माने जाते हैं। तो आगमन विधि और निगमन विधि क्या है? आगमन विधि में अगर देखा जाए तो इसमें हम चलते हैं उदाहरण से सिद्धांत की ओर, यानी हम पहले कई सारे उदाहरण देते हैं और लास्ट में हम सिद्धांत निकालते हैं। और निगमन विधि में हम सिद्धांत से उदाहरण की ओर जाते हैं, यानी पहले हम सिद्धांत देते हैं और फिर हम उदाहरण देते हैं।
तो वैसे तो हम लोगों ने पिछले सेमेस्टर में इस बारे में डिटेल से पढ़ लिया था, आगमन विधि क्या होती है, निगमन विधि क्या होती है। तो आप लोगों को ये याद रखिए ये इम्पॉर्टेंट विधि है और इससे अधिकांशतः प्रश्न आते हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है इसमें कि आगमन विधि में उदाहरण से सिद्धांत की ओर जाते हैं और निगमन विधि में सिद्धांत से उदाहरण की ओर, यानी सिद्धांत पहले हम सिद्धांत देते हैं फिर उस सिद्धांत का जनरलाइजेशन हम करते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद अगला जो शिक्षण विधि है वो है तर्क विधि। तर्क विधि इसको मतलब इसके प्रतिपादक हीगल माने जाते हैं। तो इसमें भी किसी मतलब गंभीर विषय पर हम तर्क वितर्क के माध्यम से हम शिक्षण कार्य करते हैं। तो इस विधि को भी प्रमुख शिक्षण विधि माना गया है। इसके अलावा अगर हम देखें, वैसे तो हम चूँकि पाश्चात्य आदर्शवाद पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे अगर हम इसमें कुछ और शिक्षण विधियों को भी जोड़ दें, अगर भारतीय आदर्शवाद की विधियों को भी जोड़ दें, तो उनमें से जैसे एक प्रमुख शिक्षण विधि है श्रवण मनन निधिध्यासन। श्रवण मनन निधिध्यासन यानी जो शिक्षक कहे उसको छात्र सुने, मनन यानी उसका चिंतन करे, और निधिध्यासन यानी उस जो भी उसने ज्ञान प्राप्त किया उसको अपने जीवन में उतारे, यानी उसको अभ्यास में लाए, अपने जीवन में अभ्यास में लाए। इसके अलावा एक और विधि है जैसे उपदेश विधि, जिसमें गुरु उपदेश देता है, छात्र उसके निकट बैठ के उन उपदेशों को सुनता है। तो कुल मिला के इस तरह की प्रमुख शिक्षण विधियां हैं। और इसके बाद आदर्शवादियों का ये मानना है कि उद्देश्य महत्वपूर्ण होते हैं, उनकी प्राप्ति का मार्ग कोई भी हो सकता है, यानी कोई भी विधि शिक्षक अपने बुद्धि और विवेक और परिस्थितियों के अनुसार किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति किसी भी शिक्षण विधि का चुनाव कर सकता है। बस मायने ये रखता है कि उस शिक्षण विधि के प्रयोग से शिक्षा के उद्देश्य पूरे हो जाएं। तो आज की कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा में हम इसी के आगे शुरू करेंगे। आज का दिन शुभ हो और धन्यवाद।